Good afternoon, everyone. Today is 2nd of February, and today we would be discussing our regular CNA newspaper analysis. But before we get into today's newspaper analysis, let me give you some input that because of some technical reason, पिछले कुछ 10 दिन का CNA अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो वी आर रिकॉर्डिंग देम अगेन सो दैट आपका ब्रेक ना हो आपकी करंट अफेयर्स के पढ़ाई में। तो आपको पिछले 9 दिन के जो भी सीएनए नहीं हुआ है, वो सारे आपको एक-एक अपलोड कर देंगे। हम फिर से शूट कर रहे हैं उसको, ठीक है? So let's get back to today's discussion. Today is 2nd of February, and these are the 5 articles that we are going to discuss. First article is from the domain of climate change, especially from the domain of climate financing. Second is an editorial from the Hindu, जहाँ पे जो रूल बेस्ड ऑर्डर होता है, रूल बेस्ड ऑर्डर मतलब दुनिया किसी के ताकत के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, वो रूल ऑफ लॉ जो होता है उसके ऊपर चलनी चाहिए। जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, डब्ल्यूटीओ हुआ, आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ये मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के मोहताज नहीं है। तो इनके बेसिस पर द वर्ल्ड शुड फंक्शन। आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसके ऊपर अब प्रेशर आ गया है, स्ट्रेन आ चुका है, एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज ये क्यों हो रहा है। थर्ड आर्टिकल जो यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड टू रेगुलेट इट, थोड़ा सा उसमें मोमेंटम आ गया है। फोर्थ आर्टिकल जो है व्हाट इज रिगार्डिंग वेरी क्रिटिकल ग्लोबल प्रॉब्लम दैट इज स्पेस डेब्री, जो सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, एवरीथिंग दैट गोज टू द स्पेस, इवेंचुअली इट बिकम्स अ डेब्री, कूड़ा बन जाता है, वेस्ट बन जाता है, कचरा बन जाता है। तो उसका उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसका मेजर गवर्नेंस इशू है। एंड द लास्ट वन इज रिगार्डिंग रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। रेयर अर्थ मटेरियल जो है, जिसके ऊपर चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है पूरी दुनिया में। तो ऐसा कोई कॉरिडोर बनाने की आइडिया चल रही जिससे चाइनीज़ इम्पोर्ट जो है उसके ऊपर की डिपेंडेंसी कम हो जाए। ठीक है? So without wasting any further time, we'll start discussing. But before that, let me just give you a brief idea about few important courses. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जीएस फाउंडेशन बैच, ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मतलब लास्ट वाला जो था वो 27 जैन को शुरू हो गया। अब नेक्स्ट फाउंडेशन बैच जो वी वुड बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम द मिड फेब्रुअरी। ये जो फाउंडेशन बैच है, इट इज मेंट फॉर दो स्टूडेंट जिनका कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से आप स्टार्ट करने वाला हो। ऐसे सिचुएशन में फ्रॉम नोइंग नथिंग टू नोइंग एवरीथिंग, फ्रॉम बीइंग रॉ टिल गेटिंग सिलेक्टेड, जो जो सब कुछ करना होगा वो सब इस फाउंडेशन बैच में कवर हो जाएगा। कि बेसिक्स का मेंस प्रिपरेशन, आपका पर्सनालिटी टेस्ट वाला प्रिपरेशन, सब कुछ इस बैच में कवर हो जाएगा। ये जो बैच है ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों जगह पर हाइब्रिड मोड में अवेलेबल है। ऑल्सो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैच इज क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो 2026 में, मतलब आने वाला प्रीलिम्स है वो देने वाला है। इस प्रीलिम्स में वो अगले 2 महीने में, 2.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना होगा, क्विकली रिवाइज करना होगा। उनके लिए बना है ये क्रैश कोर्स। इसमें स्मार्ट बुक्स इंक्लूडेड है, इसमें 15,000 एमसीक्यू का जो प्रीफिट इनिशिएटिव है, प्रीफिट इकोसिस्टम है, वो इंक्लूडेड है। उस जिसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा कि ये 15,000 एमसीक्यू क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगा, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर दोनों वो भी मिलेगा। अब दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू, द 15,000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज प्रीफिट इनिशिएटिव। अंडर दिस इनिशिएटिव 3000 प्लस 3000 प्लस जो एमसीक्यूज है वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसमें डेली एक सब्जेक्ट का डिस्कशन होगा, एंड दैट डिस्कशन will include the solving of 25 plus MCQ along with the discussion regarding how to use your knowledge, elimination technique, etc.
पेड कोर्स जो है इसका हिस्सा है 12,000 एमसीक्यू जो है 120 टेस्ट के फॉर्मेट्स में। ये जो टेस्ट है ये मतलब 30 इजी, 30 मॉडरेट एंड 30 डिफिकल्ट ऐसे है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर सिमुलेशन एंड 10 जो है वो सीसैट के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है, सो टोटल 120 टेस्ट है। इसका जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज है, बट अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी डिस्काउंट प्राइस है 7,999। इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपने कहीं भी कोई भी कोर्स खरीदा हो सीएसएपी से, या आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फर्दर डिस्काउंट को पूछ सकते हो। ये जो कुछ भी हम सीएनए का क्वेश्चंस, सीएनए के आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, ये सारा मटेरियल ऐप के ऊपर अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड द ऐप बाय स्कैनिंग दीज क्यूआर कोड्स। ऑल्सो जो प्रीफिट का जो डिस्कशन होता है, जो क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस किए जाते हैं, those are also available from those are also available on the app. You can revise from the app as well as you can check out the test series from downloading the app. So let's get started. The first article is regarding climate finance and the credibility gap between North and the South. North and the South यहाँ पे colloquial term use हो रहा है for global North is supposed to be the developed world. Global South is supposed to be the developing and least developed countries. तो मेजर कंस्ट्रेंट क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे आर स्टिल फेसिंग ह्यूज फाइनेंशियल गैप बिटवीन व्हाट वाज प्रॉमिस्ड एंड व्हाट इज एक्चुअली बीइंग गिवन बाय द डेवलप्ड नेशन। जब तक वो फाइनेंसिंग नहीं होगा तब तक काम इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। बिफोर वी गेट इनटू द कोर कंसर्न, थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने आज से लगभग 10 साल पहले ये कमिट किया था कि वो हर साल $100 बिलियन हर साल देंगे और क्लाइमेट फाइनेंसिंग। लेकिन अभी उसका 10% भी नहीं मिलता है। जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी लेकिन वो डिफरेंशिएटेड होगी। मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी उतने वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा क्लाइमेट चेंज की तरफ फंक्शनिंग करने में। अभी भी जो फाइनेंसिंग है वो एडाप्टेशन का जो फाइनेंस है उसमें बहुत कम आता है। जो मिलता है वो मिटिगेशन की तरफ आता है। अब मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन फाइनेंस में क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि मिटिगेशन में टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है और मिटिगेशन में डेवलप्ड कंट्रीज का जो है मोनोपोली है, तो वो डोमिनेट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। एनीवेज ये इशू क्यों हुआ है, ये कंसर्न्स क्यों रेज हुआ है, जो कोर कंसर्न्स है वो पांच कौन सा है। प्लीज रिमेंबर ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इससे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोर इश्यू जो है, जो कोर कंसर्न है, फर्स्ट इज ट्रस्ट डेफिसिट। क्योंकि जो बार बार बोला जाता है कि हम इतना देंगे लेकिन देते उससे काफी ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस होता है डेवलपिंग कंट्रीज का वो मल्टीलैटरल क्लाइमेट नेगोशिएशन से कम होते जा रहा है। लाइक हम वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे कि क्यों इतना कम हो रहा है। मतलब बताते हैं 100 लेकिन देते हैं 10। हाउ विल दे प्लान, हाउ विल दे एग्जीक्यूट। सेकेंड इज जो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज में और एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज में इम्बैलेंस है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मिटिगेशन के फेवर में ज्यादा फाइनेंसिंग है और एडेप्टेशन के फेवर में कम फाइनेंसिंग है। मिटिगेशन में और एडेप्टेशन में मेजर डिफरेंस ये है कि मिटिगेशन इज टेक्नोलॉजी हेवी और ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। तो बेसिकली बाय हेल्पिंग ऑल्सो दे आर मेकिंग मोर डिपेंडेबल ऑन द डेवलप्ड नेशंस। नेक्स्ट इशू इज डेट बर्डन, कर्जे का झुकाव। जो क्लाइमेट फाइनेंस है इट इज इंक्रीजिंगली कमिंग एज अ लोन, नॉट लाइक अ ग्रांट। लोन है तो आपको वापस चुकाना पड़ता है इररिस्पेक्टिव के वो उसका इंटरेस्ट रेट कम हो ज्यादा हो, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा ना। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस जो है इट इज इंक्रीजिंगली कमिंग एज अ लोन, नॉट एज अ ग्रांट, जिसकी वजह से डेट क्राइसिस क्रिएट हो जाता है ग्लोबल साउथ में। फिर है अकाउंटिंग ओपेसिटी। मतलब जो डेफिनेशंस है रिगार्डिंग रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग, ओवर रिपोर्टिंग, कितना काम हुआ कितना नहीं किया, वो कोई स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। दैट लीड्स टू
sometimes over reporting or double counting of the climate finance. Final concern is equity. Basically, जो हिस्टोरिकली ज्यादा इमिट करने वाले थे, historical responsibility of high emitters is not adequately reflected in current financing patterns that is skewed against developing countries. अगर पूरे आर्टिकल से अगर आप एक की टेक अवे लेना हो जिससे आप यू विल बी एबल टू राइट conclusion in your answer is this: without credible, transparent, and grant based climate finance, जो ग्लोबल क्लाइमेट कोऑपरेशन है, इट विल रिस्क लूजिंग द लेजिटिमेसी। कोई मानेगा ही नहीं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इवेंचुअली ये कोऑपरेशन ना होने की वजह से ये पूरा अटेम्प्ट, पूरा मेजर, पूरे एफर्ट्स फेल हो जाएंगे। तो नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। एमसीक्यू इज विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट फाइनेंस under global agreements. Consider the following statement. Adaptation finance receives larger share than the mitigation finance globally. ये wrong क्योंकि mitigation में ज्यादा आता है। Climate finance commitments are guided by principles of common but differentiated responsibilities. Correct. Most climate finance to developing countries is provided as grants. No, it is provided as loans. है ना? तो correct क्या है? Only two. Second only. ठीक है? You can read the detailed explanation from the application. ये PDF, ये PPT वहाँ पे अवेलेबल होती है। Second is why the rule based order, like I mentioned, rule based order मतलब कौन सा होता है? जो कि WTO हुआ, UN क्लॉज हुआ, IJC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, UNGA है, UNDP है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। ये सारे जो है, दीज आर रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर्स। ओके, तो बैकग्राउंड ये है कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है, उसके इंटरनेशनल ऑर्डर में इट वाज बिल्ट अराउंड शेयर्ड रूल्स एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। नाउ दिस these institutions are largely being challenged by the developed countries. अपने मन में जो आता है डेवलप्ड कंट्रीज, वो अपने मन से रूल्स को ऊपर नीचे कर लेता है। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूएनएससी, उसके अंदर जो 5 मेंबर्स है, वो सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज है। मोर ऑफन देन नॉट वो वेटो यूज कर लेता है टू ब्लॉक द कलेक्टिव एक्शन जो कि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में हुआ है, बी इट वो वेनेजुएला वाला हो, यूक्रेन वाला हो, कोई भी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें वो ब्लॉक कर देते हैं वेटो यूज करके। जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक अपीलेट बॉडी है, सबसे हाईएस्ट बॉडी। दैट बॉडी इज डिसफंक्शनल ड्यू टू लैक ऑफ अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट ही नहीं किया है वहां पे किसी का। फिर आउटसाइड यूएन फ्रेमवर्क कुछ कंट्रीज यूनिलैटरल सैंक्शंस डाल रहे हैं, एंड इंक्रीजिंग सच यूनिलैटरल सैंक्शंस रिफ्लेक्ट्स द वीकनिंग ऑफ रूल बेस्ड मैकेनिज्म। और इशू देख लेते हैं। एक सिलेक्टिव कंप्लायंस है, मतलब जो पावरफुल स्टेट्स है जैसे यूएसए हुआ, रशिया हुआ, जर्मनी हुआ, एनी मेजर पावरफुल कंट्री, they are increasingly bypassing or interpreting international rules when their national interests are at stake. Second core issue is जो multilateralism है, it is undergoing erosion. UN, WTO, WHO are facing paralysis due to veto politics and non-cooperation. अब देखिए कि फॉर एग्जांपल यूएन जो है या एफएओ जो है, उनमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि अमेरिका, जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है फाइनेंशियली, वो पे नहीं कर रहे हैं। दे वांटेड टू लाइक शैटर। थर्ड इज पावर ओवर नॉर्म्स, मतलब रूल्स से ज्यादा जो भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है उससे ज्यादा पावर डोमिनेट कर रही है। जियोपॉलिटिक्स है या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, दीज आर ओवरराइडिंग द रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग। फोर्थ इज वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के जमाने में, वैल्यू एडेड चेन के जमाने में, जब पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन इस इंटरडिपेंडेंसी को वेपनाइजेशन हो रहा है। सम कंट्रीज जैसे कि इंडिया और यूएस का ट्रेड है एग्जांपल के लिए,
तो इस ट्रेड में इंटरडिपेंडेंसी है, उस ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है यूएसए बाय पुटिंग ट्रेड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड सैंक्शंस बैरियर्स। ये जो चीजें हैं, टैरिफ लगा दिया, कहीं से टेक्नोलॉजी विथहोल्ड कर दी, ये सारा वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। लास्ट इशू इज नॉर्म फ्रैगमेंटेशन, जो सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी, ये जो यूनिवर्सल इश्यूज है, यूनिवर्सल कॉमन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इनके अराउंड नैरेटिव्स का कंपटीशन चल रहा है कि ये सॉवरेनिटी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर यूएस का इंटरेस्ट सैम पर होगा तो हम सॉवरेनिटी के बारे में सोचेंगे नहीं। जैसे कि ग्रीनलैंड के इशू में आप देख सकते हो कि ग्रीनलैंड यूएस को चाहिए एंड इट डज नॉट केयर व्हाट नाटो हैज टू से, व्हाट यूएन ईयू यूरोपियन यूनियन हैज टू से, व्हाट डेनमार्क हैज टू से, नथिंग। इस सब में इफ यू हैव अंडरस्टूड, this can be your concluding statement. A weakening rule-based order, it risks replacing predictability with power politics, disadvantaging smaller and middle powers. Smaller and middle powers में कौन कौन आता है? जैसे कि इंडिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। These are considered to be middle powers. इनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आता है। I will request you to pause the video and attempt this MCQ. With reference to the rules-based international order, consider the following statements. It is primarily sustained through multilateral institutions and international law. Its erosion disproportionately affects smaller and middle powers. The use of unilateral sanctions strengthens the legitimacy of rule-based order. This is incorrect. So statement 3 is gone. Correct answer is A. Both 1 and 2, these two statements are correct. You can access this PDF, the CSAP official app. Third article is regarding artificial intelligence. यूरोपियन यूनियन ने उसको रेगुलेट करने का डिसीजन लिया है। काफ़ी इसके बारे में चर्चा तो काफ़ी दिनों से चल रही है, काफ़ी महीनों से चल रही है, बट इट हैज़ गेन्ड सम मोमेंटम नाउ। European Union is advancing a comprehensive regulatory framework to govern the artificial intelligence. It is aimed at balancing innovation with risk mitigation, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट बहुत इनोवेटिव टूल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन इसका रिस्क पोटेंसी भी बहुत ज़्यादा है। ये हार्म भी बहुत भयंकर पहुंचा सकता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये ईयू का जो प्रपोज फ्रेमवर्क है ना, ये रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है। इट इम्पोजेस स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशंस ऑन हाई रिस्क एआई सिस्टम। दिस रेगुलेशन हैज एम्फसाइज द ह्यूमन ओवरसाइट, मतलब ह्यूमन कंट्रोल उस पे ऊपर होगा, ह्यूमन ओवरसाइट होगा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू द ह्यूमंस होगी। ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओनर कोई है और वो कहता है कि मैं ऐप में कुछ करता नहीं हूँ, आप अपने आप ये सारा चीजें करता है तो मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये नहीं चलेगा। डेटा क्वालिटी, एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी, इसके ऊपर इसके बारे में प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए। नॉन कंप्लायंस विल अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट पेनल्टीज, reinforcing द enforceability ऑफ दोज एक्ट। कुछ कोर कंसर्न्स ये हैं। एक, जो रेगुलेशंस जो है वो रिस्क बेस्ड है, मीनिंग they are going to differentiate AI uses by risk level, मतलब unacceptable level, high level, limited level, minimum level। अब ऐसे अगर आप दे दोगे तो क्लैरिटी मिसिंग है ना, एक अनएक्सेप्टेबल कौन सा है, मिनिमल कौन सा है, हाई या लिमिटेड में क्या क्या होगा। सेकंड कोर कंसर्न इज, आप इनोवेशन को प्रमोट करोगे या कंप्लायंस को। कंप्लायंस मतलब रूल्स को फॉलो करना। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे तो दैट विल डिस्प्रोपोर्शनेटली बर्डन द स्टार्टअप्स। जो छोटे स्टार्टअप्स है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके ऊपर एक्सेसिवली बर्डन आ जाएगा। थर्ड कंसर्न इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। इट हैज कंसर्न्स ओवर बायस, ओवर सर्वेलेंस, ओवर ओपेक डिसीजन मेकिंग। दिस necessitates
these safeguards for the privacy and non-discrimination. अब जब ईयू करेगा तो इसके स्पिल ओवर दुनिया भर भी हो गया, मतलब देयर विल बी अ ग्लोबल स्पिल ओवर। ईयू जब करेगा तो उससे इंडिया सीखेगा, 10 कंट्रीज सीखेंगे। हर कोई जो एआई में काम कर रहा है वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन से इंस्पिरेशन लेके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। तो इट इज गोइंग टू हैव अ ग्लोबल स्पिल ओवर। लास्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज अबाउट रेगुलेटरी कैपेसिटी, क्योंकि अगर आपको ओवरसाइट रखना है और वो भी अगर इफेक्टिव ओवरसाइट रखना है तो उसके लिए स्किल्ड रेगुलेटर्स की जरूरत होगी, उसके लिए टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एंड दिस ऑल मे लैग टेक्नोलॉजिकल चेंज। एज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, द फाइनल की टेक अवे क्या होगा? तो ईयू का एआई, यूरोपियन यूनियन का एआई रेगुलेशन है, इट सीक्स टू सेट अ ग्लोबल बेंचमार्क्स, बट उसका जो सक्सेस है इट हिंजेस ऑन बैलेंसिंग सेफ्टी विथ इनोवेशन। सिर्फ सेफ्टी के चक्कर में, कंप्लायंस के चक्कर में आप इनोवेशन को मार नहीं सकते, स्टैग्नेंट हो जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। With reference to AI regulation in European Union, consider the following statements. One, the European Union follows a risk-based approach to regulate artificial intelligence. Correct. Statement two, the high-risk AI system face stricter compliance requirements than minimal risk system. Correct. Statement two is also correct. The regulatory framework focuses only on innovation promotion without addressing ethical concerns. No. Correct answer is one and two only. क्योंकि ये सिर्फ इनोवेशन पे फोकस नहीं कर रहा है, ये कंप्लायंस एंड एथिकल डायलेमास के ऊपर भी फोकस कर रहा है, एथिकल कंसर्न के ऊपर भी फोकस कर रहा है। अदरवाइज ह्यूमन ओवरसाइट का एस्पेक्ट नहीं देते। यू कैन रीड दिस पीडीएफ फ्रॉम टीसीपी ऐप। फोर्थ आर्टिकल इज रिगार्डिंग स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस का मतलब होता है जो रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, स्पेस शटल, ये सब जो स्पेस में चला जाता है वो वहीं पे रह जाता है, उसको डिकम्पोजिशन नहीं होता है और वो एक पोटेंशियल थ्रेड बन जाता है। नाउ देयर हैज बीन सच एन वॉक, इतना ज्यादा स्पेस डेब्ris बन आ गया है कि इट इमर्ज एज अ क्रिटिकल ग्लोबल गवर्नेंस इशू नाउ। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी है, 1967 में साइन हुआ था। 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी, ओएसटी। इट ट्रीट्स आउटर स्पेस एज प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड, दैट मीन इट इज अ ग्लोबल कॉमन, है ना। बट ये जो स्पेस ट्रीटी है इट लैक्स द डेब्रिस स्पेसिफिक एनफोर्समेंट, क्योंकि 1967 में, आज से 60 साल पहले, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा सैटेलाइट हो जाएंगे कि हमको उसको मैनेज करने के लिए, उसके कचरे को मैनेज करने के लिए एक रूल लाना होगा। देर आर hundreds and thousands of defunctional satellites and fragments which are orbiting Earth. Excuse me. Especially जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसको। स्पेस डेब्ris मिटिगेशन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो वॉलंटरी है और वो कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। समझते आर्टिकल में, एडिटोरियल में क्या इशू रेस किया। एक, ऑर्बिटल कंजेशन। तो लो अर्थ ऑर्बिट है, एलईओ, इट इज बिकमिंग एक्सट्रीमली ओवर क्राउडेड और उसे कोलिजन का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आप एक भी डेब्री किसी और सैटेलाइट को कोलाइड कर देता, तो कोलाइड करता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद एक तीसरा, ऐसे इम्पैक्ट होते जाएगा। इसको कहा जाता है क्रेसलर सिंड्रोम, केसलर सिंड्रोम। जो केसलर सिंड्रोम का मतलब है कि चेन कोलिजन्स कुड रेंडर की ऑर्बिट्स अनयूजेबल फॉर डेकेड्स, क्योंकि उस ऑर्बिट में चेन रिएक्शन शुरू हो गया तो उस ऑर्बिट में आप सैटेलाइट प्लेस नहीं कर पाओगे, कि कुछ भी प्लेस करो कुछ ना कुछ आके उसको तोड़ के चला जाएगा। थर्ड इज रिगार्डिंग गवर्नेंस गैप। जो existing space treaties है, like space, outer space treaty and
इधर जो खुद खुद के ऊपर रेगुलेशंस डाले हुए हैं, ऑल दिस दी लैक एनफोर्सेबल रूल्स। फोर्थ इज एसिमेट्री इन कैपेबिलिटीज। जो एडवांस स्पेस फेरिंग नेशन है जैसे कि यूएसए हुआ, जापान हुआ, दे कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द कंजेशन, लेकिन जो रिस्क है वो तो सबके साथ है। मतलब जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा रिस्क है ऐसा नहीं है ना। कोई एक कंट्री छोटा सा सैटेलाइट भी लॉन्च करती है उसको भी उतना ही खतरा है। फर्स्ट वन इज कमर्शियलाइजेशन चैलेंज। अगर आप प्राइवेट एक्टर्स को इंसेंटिवाइज करोगे तो उनका प्राइवेट एक्टर्स का जो इंसेंटिवाइजेशन है मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है इट विल नॉट अलाइन विद द लॉन्ग टर्म ऑर्बिटल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को सिर्फ प्रॉफिट देखना होगा। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट वुड बी, अगर आपके पास बाइंडिंग ग्लोबल रूल्स नहीं है तब स्पेस डेब्रिस विल थ्रेटन टू टर्न आउटर स्पेस फ्रॉम शेयर्ड रिसोर्स into a contested and unsafe domain. Okay, please pause the video now and attempt this MCQ. With reference to the space debris, consider the following statements. Space debris mainly poses risk to low Earth orbit operations, correct? The Outer Space Treaty provides a comprehensive and enforceable framework to prevent debris generation. No, it does not give any comprehensive or enforceable framework. The Kessler syndrome refers to cascading collisions in Earth's orbit. Correct answer is B. Sorry, on the second statement is wrong. Correct answer is A, 1 and 3. Final article of the day. It is regarding rare earth material, formation of rare earth corridors to cut the Chinese dependency. जो 2026 का बजट है जो कल अनाउंस हुआ, it has discussed the creation of rare earth corridors in mineral rich Indian states in order to reduce the dependence on Chinese imports critical minerals. कुछ पहले तो फैक्ट देख लेते हैं। ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग जो है, रिफाइनिंग जो है, उसमें चाइना डोमिनेट करता है, मतलब ऑलमोस्ट 99% यही रखता है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं दीज आर एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोटर्स, फॉर विंड टर्बाइन्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड फॉर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो बजट है इट proposes डेडिकेटेड कॉरिडोर्स टू इंटीग्रेट माइनिंग, processing, research, and manufacturing within India. जो core concerns है ये एक strategic dependence because we are rely heavily on China for rare earth elements and it has exposed India to supply chain coercion. वो अपना हिसाब से coerce कर सकता है। Second is industrial vulnerability. Rare earth element जो है, like we discussed before, these are inputs for the electronic vehicles. These are input for the electronics, for the defense system, for renewable energy sector. तो कहीं भी अगर ये सिक्योर्ड नहीं हुआ है या फिर यहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रेंट आया तो इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूज इंडस्ट्रीज। वी हैव वैल्यू चेन गैप, वी हैव एनवायरमेंटल रिस्क बिकॉज जो माइनिंग होगा या प्रोसेसिंग होगा डबल ईज का, दैट पोजेस सीरियस इकोलॉजिकल एंड सोशल चैलेंजेस अगर उनको ठीक से रेगुलेट नहीं किया गया तो। देन वी ऑल्सो फेस कोऑर्डिनेशन चैलेंज। इस कॉरिडोर के सक्सेस के लिए इट रिक्वायर्स सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, private investment, and technology partnerships. Concluding statement would be जो rare earth corridors है, these are strategic steps towards reducing import dependency, but the outcomes will depend on execution and environmental safeguards. Please pause the video and try and attempt this MCQ. With reference to the rare earth elements, consider the following statements. Rare earth elements are critical inputs, renewable energy, and defense technologies. China's dominance in rare earth is primarily due to large reserves rather than processing capacity.
Third is developing domestic rare earth corridors can enhance India's strategic and economic security. Third is correct. First is correct. China's dominance in rare earth is primarily due to its large reserve. No, no, इसका dependency ज़्यादा है because उनका processing capacity ज़्यादा है. Large reserve की वजह से नहीं. The correct answer is A, 1 and 3 only. Students, these are the one-stop solution. UPSC and APSC. These are referred as smart books now are available in Assamese script also, Assamese medium also. To access these, kindly connect on the number mentioned here. Thank you so much for joining me. Thank you. Also, just a quick reminder, ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुए थे, हम उनको फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड यू कैन एक्सेस द करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी in playlist.